करो यार शुरू लेक्चर नंबर। जी चैप्टर नंबर 3 निकालें, पेज नंबर 23। टैक्स सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम, आपने कॉलेज कब आना है? चार्जर ले आइएगा, मुझे चार्जर चाहिए था लैपटॉप का। अपना चार्ज कर लीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, 10-15 मिनट को चार्ज लगेंगे लगा सकें। ओके, मुझे भिजवा दीजिएगा आपकी क्लास में। जी निकालें जी, पेज नंबर कौन सा है? 23। अच्छा जी, एक इशू है। पीटीसीएल एक क्लाइंट है। पीटीसीएल का आप करें ऑडिट। मिसाल के तौर पे केपीएमजी एक फर्म है, ये पीटीसीएल का ऑडिट कर रहे हैं। पीटीसीएल को 2 सर्विसेज दे रहे हैं। ऑडिट इज डन बाय केपीएमजी, केपीएमजी वाले इसका ऑडिट कर रहे हैं। अब पीटीसीएल ने रिक्वेस्ट की क्या वर्किंग 1 भी कर दें, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस, नेट प्रॉफिट, एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस टैक्स डेप्रिसिएशन, और वो सारी वर्किंग भी आप कर दें। अब केपीएमजी ने कहा मोहतरम इसमें खतरा है, इसमें खतरा है, ये तो बड़ी खतरे वाली बात आप कर रहे हो, बड़े नुकसान हो जाने इससे हमारा। पीटीसीएल वालों ने हौसला दिया केपीएमजी आप हिम्मत करो, आप करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, अब ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा और स्टैंडर्ड से हम पूछेंगे पीटीसीएल ने रिक्वेस्ट क्या की है? टैक्स कैलकुलेशन कौन कर दे? वही जो मेरा क्या कर रहा है, ऑडिट। पता है क्या होता है? ऑडिट ये होता है कि जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस ना एक सवाल में दिया होता था, वो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना होता है, दैट इज ऑडिट। मिसाल के तौर पे अगर मैं बिजनेस के चैप्टर में जाता हूं तो ऑडिट, क्योंकि आप हजरात ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होगी कि ऑडिट पढ़े बगैर आप बता सकेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमने सवाल एक किया था क्लास के अंदर, कतील वाला। अब ऑडिट ये होता है कि केपीएमजी वाले पीटीसीएल के पास जाते हैं और पीटीसीएल को कहते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। इसमें गलतियां निकालते 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 केपीएमजी वाले आखिर में कहते हैं मोहतरम ये आपका प्रॉफिट सही है, हमने इसमें जो जो गलतियां हमें नजर आ रही थी हमने सही कर दी हैं, ये आपका सही प्रॉफिट है। अब वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं यार एक और अगला काम कर दो। पीटीसीएल वाले कहते हैं, पीटीसीएल वाले केपीएमजी को कहते हैं एक और अगला काम कर दो, हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आप हमारा टैक्स भी निकाल के दे दो। तो ऑडिट होता है अकाउंट्स का, पी&एल का, बैलेंस शीट का, और इस पी&एल से हम चल के इस प्रॉफिट की फिगर को बेस बना के फिर हम आगे करंट टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो जो टैक्स हम ये कैलकुलेट करते हैं उसको IAS 12 में आप FAR 2 में जाके पढ़ेंगे, करंट टैक्स, यानी इस साल का टैक्स। तो इस साल का टैक्स जो हम निकालते हैं जिसके साथ हम लिखते हैं टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, उसे कहते हैं करंट टैक्स, इस साल का टैक्स। तो अगली रिक्वेस्ट क्या कीजिए इन्होंने? अगली रिक्वेस्ट ये कि आप साथ ही हमारा क्या कैलकुलेट कर दें मोहतरम? टैक्स भी कैलकुलेट कर दें, साथ ही आप हमारा टैक्स भी कैलकुलेट कर दें। ओके, किधर है चैप्टर 3? तो ऑडिट चल रहा था केपीएमजी की तरफ से, टैक्स कैलकुलेशन भी केपीएमजी वालों ने कर दी। अच्छा, तो टैक्स कैलकुलेशन भी कौन करके देगा बोले आप? केपीएमजी वाले। क्या ये करना केपीएमजी के लिए सही है? इसमें मोहतरम खतरा है। खतरा बता दें क्या है? अपने ही प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं, अपने ही प्रॉफिट्स इन्होंने चेक किए हैं। ये जो प्रॉफिट्स पीटीसीएल वालों ने चेक किए, बाद में इन्हीं फिगर्स को ऐड करके लेस करना होंगे कोई और फिगर्स। तो ऐसी सीएल में केपीएमजी वाले कहेंगे यार खतरा है, पता नहीं किसी और से करा लो, ऐसा ना हो कि हमारी फिगर्स में ही कोई मसला निकल आए। लेकिन अगर केपीएमजी वाले ये कर देते हैं और करने को तैयार हो जाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा क्या है कि ये अपने ही काम को रिव्यू कर रहे होंगे, अपने ही काम को रिव्यू कर रहे होंगे। आपने सालन बनाया, अम्मी ने कहा बेटा जरा चखो कैसा है, अम्मी खीर हो गई है, आज तक ऐसा सालन नहीं खाया मैंने। इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू खतरा। आपने टेस्ट दिया, टीचर ने कहा यार चेक कर लो खुद ही, अब सर पूरे नंबर है, सर अल्लाह का शुक्र है टॉपिक सही जा रहा है मेरा। इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को चेक करने में खतरा होता है। तो अपने ही काम को अगर चेक करने को कहा जाए तो कौन गलतियां निकालता है अपने काम में? ओके, टैक्स सर्विसेज इंक्लूड टैक्स। अच्छा, अब किसने किसको टैक्स सर्विसेज देने को कहा, ये जरा नोट कर लें।
अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि पीटीसीएल का ऐसा कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन छोटी मोटी अगर कंपनीज कह देना फिर उधर चलता है कोई काम। पीटीसीएल तो बहुत बड़ा इदारा है, उसका ये कहना मुनासिब नहीं था केपीएमजी को कि यार आप मेरा ये काम करके दे दो। केपीएमजी ने खतरे में पड़ जाना। तो आई होप नई बुक्स हैं आपके पास। तो सीए फर्म्स खतरे में पड़ जाती हैं, मेरी रिक्वेस्ट है नई बुक्स ले लें। सीए फर्म्स खतरे में पड़ जाती हैं अगर उनको कोई ऐसा काम करने को कहा जाए। पहले वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिट, अब उन्हें क्या करने को कहा जाए, टैक्स कैलकुलेशन करने को कहा जाए। अच्छा, क्या टैक्स कैलकुलेशन में सिर्फ यही होता है कि आप उसका वर्किंग वन करके बिजनेस इनकम निकाल दें, या टैक्स कैलकुलेशन में और सर्विसेज भी होती होंगी? और सर्विसेज होती हैं। एम्प्लॉइज की सैलरी पे टैक्स कितना बनता है ये आप हमें बता दें, हमारे बिजनेस के कौन से खर्चे अलाउड है नॉट अलाउड है, ऐसी मशवरे दे दें। मशवरे वगैरह भी होते हैं। टैक्स सर्विसेज सिर्फ रिटर्न बना के देना नहीं है, रिटर्न बना के देना है। टैक्स सर्विसेज बहुत ब्रॉड चीज है। टैक्स सर्विसेज इंक्लूड प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, टैक्स सर्विसेज इंक्लूड मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, टैक्स कैलकुलेशन इंक्लूड प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, रिटर्न कब जमा करवानी होती है, 30 सितंबर को। टैक्स सर्विसेज इंक्लूड मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन के बाद जर्नल एंट्रीज होती है ना, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती होगी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। ये चलिए आसान एंट्री कर लेते हैं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री होती होगी। टैक्स सर्विसेज, टैक्स की सर्विसेज में क्या क्या आता है, केपीएमजी में क्या क्या सर्विस दे सकता है? केपीएम टैक्स सर्विसेज में झाड़ू देना भी आता है कि पीटीसीएल के दफ्तर में केपीएमजी का पार्टनर जाके टैक्स सर्विस की, मैंने कहा केपीएमजी का पार्टनर सुनना रहा हो। टैक्स सर्विसेज इंक्लूड प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, tax services include making tax calculation for journal entries and tax services include suggesting tax planning। कल हमने बात की थी कि आप कैसे कंपनी बना लो ताकि आपको फायदा हो, कम टैक्स देना पड़े। डन। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, ये हमारा ऑडिट भी कर रहे हैं ना इसका। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज देना में क्रिएट अ सेल्फ रिव्यूड है। एडवोकेसी होता है, एडवोकेट्स ना आपको सपोर्ट करते हैं, तो वहां से ये लफ्ज निकला एडवोकेसी। अपने ही काम को आप सपोर्ट करेंगे, आप कहेंगे यार मैंने क्या कमाल कैलकुलेशन करके रखी हुई है, इससे तो टैक्स बड़ी जल्दी निकल आएगा। अपने ही काम की तारीफ भी कर रहे होंगे और अपने ही काम को चेक भी कर रहे होंगे। ये बहुत खतरे की बात है। थ्रेट की उर्दू क्या होती है, खतरा। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस, यार ये अंग्रेजियां समझ नहीं है, ऐसा ना हो घर जाके याद ना हो फिर। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस, ये इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है, आ भी सकता है। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट। कोड ऑफ एथिक्स, अब इन खतरों को खत्म कैसे करना है, इसके लिए बने हुए हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स जो रोकती हैं फर्म्स को, रोको किसको रोको, केपीएमजी को, कि भाई ऑडिट ही कर, ना जायज फड्डे में ना पड़, पंगा हो जाएगा तेरे लिए। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट दैट रोकती हैं फर्म्स को, या मिलती जुलती फर्म्स, नेटवर्क फर्म्स, उसके दोस्तों की फर्म्स, फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन टैक्स सर्विसेज। बिल्कुल मना नहीं करती, कहती हैं मेरे ख्याल से अच्छी खासी सर्विसेज तुम ना ही दो तो बेहतर है, बचना ही बेहतर है। सर्टेन सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स in some circumstances because the threats cannot be addressed by applying safeguards। लगा भी दिए तो ये खतरे दूर नहीं होंगे। बेटा साबुन से हाथ धो भी लिए तो तूने बाहर जाके हाथ में ला ही लेना है, मुझे लग रहा है किसी से। तो सेफगार्ड लगा भी दिए तो ये खतरे रिमूव नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स में वो बातें की गई हैं जो रोकती हैं फर्म्स को फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन टैक्स सर्विसेज। ऑल नहीं लिखा हुआ, बोल्ड किया हुआ है मैंने, सर्टेन टैक्स सर्विसेज। कुछ टैक्स सर्विस दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। असल में ना पीटीसीएल चाहता है इसलिए है कि पीएमजी से टैक्स सर्विस लेना, क्योंकि पीटीसीएल को पता है इसको आधी चीजें तो मैंने इधर बता दी हैं, इधर मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, जल्दी से मेरा टैक्स निकाल के दे देगा ये। टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। अच्छा, अब यार खतरा जो है ना उसका लेवल होता है और खतरे को उसके लेवल पे जाके चेक करना होता है। अब कोरोना चल रहा है और आप क्लास लेने आ जाएं, आपने तो अपने आप को खुद समंदर में डाल दिया। कोई पेशावर से आके बैठा हुआ, कोई बन्नू से आके बैठा हुआ, कोई सिंध से आके बैठा हुआ, कराची से आके बैठा हुआ है, ये बहुत खतरे की जगह पे आ गए हैं। उससे बेहतर है ऑनलाइन क्लास ले ले बंदा। नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहा, उससे बेहतर है बंदा ऑनलाइन क्लास ले ले, ठीक है। तो खतरे का लेवल होता है, खतरे का लेवल, और खतरे के लेवल के मुताबिक सेफगार्ड लगाए जाते हैं। और आप इधर शायद क्लास में देखें सारे मास्क पहन के बैठे हो, अगर मैं कैमरे वाले को तो ले आऊं तो 100% बच्चा इस मास्क के पहन के बैठा हुआ और ग्लव्स भी पहने हैं, सैनिटाइजर सामने रखे हुए बुके। तो ये खतरे का लेवल था जिस वजह से आपने सेफगार्ड यूज किए हुए इतने सारे। अब ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम खतरे का लेवल कम हो जाएगा अगर आप घर में हैं, फिर शायद आप मास्क ना पहन के रखें। अब पता कैसे चलेगा खतरे का लेवल ज्यादा है? कहते 4 बातों से पता चल जाया करेगा खतरा खतरा नहीं है, खतरा खतरा है, खतरा बड़ा खतरा है। 4 बातों से पता चल जाया करेगा। एक आपका लेवल होता है, खतरे का लेवल होता है। फैक्टर्स फॉर जजिंग द लेवल ऑफ खतरा, फैक्टर्स फॉर जजिंग द
ये यहां से कोई लफ्ज आएगा, ये कोई सवाल आया पेपर में, तो फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ खतरा, ये सवाल बनेगा पेपर में। ये व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर जजिंग द लेवल ऑफ खतरा क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग, अच्छा मसला क्यों आया है, क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू इंक्लूड। अब यार ये सादा सादा सी बातें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या होती है, उसने आपको नहीं उसने आपको किस सर्विस के लिए एंगेज किया है। एंगेजमेंट्स 3 किस्म की हो सकती हैं, हो सकता है उसने टैक्स कैलकुलेशन के लिए एंगेज किया हो सकता है उसने टैक्स प्लानिंग के लिए एंगेज किया हो सकता है उसने टैक्स, तो पहले तो देखना पड़ेगा आपको किस काम के लिए एंगेज किया उसने, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स एक्सपर्टाइज ऑफ क्लाइंट्स एम्प्लॉइज। क्लाइंट कौन है यार, ऐसे लिख लें कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लाइंट के एम्प्लॉइज का नॉलेज कितना है चीजों का, पता चले क्लाइंट के एम्प्लॉइज को चीजें पता ही ना हो और हम पूछें वो कुछ और बताएं, तो फारग तो हमने हो जाने आईकैप के सामने। तो अब किसका लेवल देखा जा रहा है, क्लाइंट के एम्प्लॉय का, किसके एम्प्लॉइज का, जाले लिखते रहे साथ साथ, पीटीसीएल के एम्प्लॉइज का। उसके बाद क्योंकि हो सकता है अगर इनका लेवल ना हो, इनको आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दें, आप पहले से जाते हैं, आपको चीजें वैसी समझ नहीं आती। अच्छा, द सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर टैक्स, और क्या अगर टैक्स वाले अच्छी तरह टैक्स चेक करें फिर केपीएमजी वाले इतने डरेंगे नहीं, कहेंगे यार टैक्स वालों ने भी तो टैक्स चेक कर ही लेना है, कोई नहीं यार कैलकुलेशन कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है एफबीआर वाले भी कोई लिफ्ट नहीं कराते खास टैक्स कैलकुलेशन को, और बाद में कभी ऑडिट हुआ, हम पकड़े गए, हुकूमत ने हमें पकड़ लिया, फिर हम मारे जाएंगे। तो अब आप लेवल चेक करेंगे एफबीआर का कि एफबीआर का क्या लेवल है पाकिस्तान में। अगर वो अच्छे तरीके से चीजों को देखता है तो फिर शायद आप डिसीजन ले लें, चल यार ऑडिट वाले का टैक्स निकाल देते हैं, आगे हमारे टैक्स वाले में चेक कर लेंगे। द सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर टैक्स, टैक्स अथॉरिटीज कौन है यार, आपको कल कई दफा बताया, एफबीआर, एंड द रोल ऑफ द फर्म इन दैट, और उस प्रोसेस में फर्म को भी एंगेज करेंगे टैक्स अथॉरिटीज वाले, आ जाओ यार चेक करने लगे हम चीजें, आप भी आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। और चौथी बात, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम, टैक्स की बुक, टैक्स रिजीम्स कितनी है, एनटीआर है, सेपरेट ब्लॉक, इधर तो लुट में चाहिए एफबीआर ने, एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक, फाइनल टैक्स रिजीम को मिनिमम आ गई थी, इतनी कॉम्प्लेक्स रिजीम बनी हुई है। अगर कॉम्प्लेक्स रिजीम हो तो काम लेना बड़ा रिस्की होगा, और अगर सादा सादा रिजीम है तो फिर शायद मुनासिब है। अच्छा जी, मुझे बता दें किन 4 बातों से पता चलेगा खतरा ज्यादा है, जबानी याद करें, इसको फारग करें, किन 4 बातों से पता चलेगा बहुत खतरा है, ना ही जाएं घर से बाहर निकलें। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या काम करने को कहा गया। नंबर 2, क्लाइंट एम्प्लॉइज की एक्सपर्टाइज। नंबर 3, एफबीआर वालों का सिस्टम कैसा है। नंबर 4, वो जो टैक्स लॉ बना हुआ है मुश्किल बना हुआ है या आसान बना हुआ है। इन 4 बातों को देख के आप जज कर लेंगे कि क्या खतरा ज्यादा है, या अगर कम है तो छलांग मार दें, मना नहीं है यार, मना नहीं है, आप कर सकते हैं, कम खतरे हैं तो छलांग मार दें, ज्यादा खतरे तो आपके नहीं यार। लेकिन यार ये तो जनरल बातें हो गई, एक और जनरल बात पहले पढ़ लें। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, यानी कोई भी ऑडिट क्लाइंट है आपका, ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, उनके लिए क्या रूल है, प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विस, प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विस, समझा, प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। हो तेरी है, कहते हैं मेरे ख्याल से ये जो टैक्स कैलकुलेट करके देना ना, ये इतनी थ्रेट वाली बात नहीं है, इतनी थ्रेट वाली बात नहीं है। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व, हमने कहा टैक्स क्या होता है, यानी कि रिटर्न क्या होता है, कहते हैं इसमें असल में आप लोग असिस्ट करते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट कौन है यार, असिस्ट करते हैं पीटीसीएल को विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है कि 30 सितंबर को आपने टैक्स जमा कराना होता है, विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस बाय कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ, और टैक्स पे भी 30 सितंबर को ही करना होता है। तो ये आप उन्हें समझा देते हैं। और इसके बैकएंड पे आप लोग करते क्या है, इसके बैकएंड पे आपको पता है यार, वर्किंग 1 हम अक्सर न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम, लिखें एक चीज साथ, वर्किंग 1 करें इनकम फ्रॉम बिजनेस की। अच्छा, और क्या शामिल है यार टैक्स रिटर्न सर्विसेज में, पेपर में छोटा सा सवाल आ जाए, टैक्स रिटर्न सर्विसेज क्या होती हैं, ये जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, अब ग्रीन बन गया सॉरी, तो पेपर में दूसरा पॉइंट क्या लिख के आएंगे, इसमें क्या क्या शामिल होता है, एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। पास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, जो इसी साल हुई है, अभी पास्ट का मतलब है 30 सितंबर को खड़े हैं, अभी 30 जून को साल एंड हुआ है, कि नहीं पिछले साल नहीं, असल में तो इसी करंट ईयर की बात हो रही होती है ना, समझ लें, पिछला साल आप बोल सकते हैं, 30 सितंबर को खड़े हैं तो पिछला साल कौन सा है, 30 जून, जिसका आप टैक्स निकाल रहे हैं। तो एडवाइजिंग ऑन ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रीटमेंट क्या होती है पास्ट ट्रांजैक्शन की, अकाउंटिंग सेक्शन ऐड कर दो, टैक्स सेक्शन लेस कर दो। एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू टैक्स अथॉरिटीज, ये बताएं, रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू टैक्स अथॉरिटीज। एफबीआर वालों ने कोई मसला मुस्ला निकाला यार, ये टैक्स तुम लोगों ने गलत किया है, तो पीटीसीएल फोन करके कहेगा यार तू ही रिस्पॉन्ड कर दे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या बात है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू टैक्स अथॉरिटीज एंड रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एफबीआर वाले एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर अप्रोच बीइंग टेकन, अप्रोच क्या टेक की थी आपने, अकाउंटिंग सेक्शन ऐड की थी, टैक्स सेक्शन लेस की थी, इंटरेस्ट सेक्शन ऐड किया था, रेंटल माइनस किया था, उसके बारे में एफबीआर वाले से पूछ सकते हैं। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, शुक्र है इसमें कोई बजट इन्वॉल्व नहीं होता, ये सारा डाटा ना हिस्टोरिकल होता है, एक्चुअल डाटा होता है जो ट्रायल से निकला होता है, तो इसमें बजट या कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज
are usually based on historical information and principally involve presentation of such information under existing tax law. और presentation कैसे कर देते हैं existing tax law में? working one करके. Further returns are also reviewed by tax. और एक तसल्ली होती है कि टैक्स वाले भी नजर मारते हैं एक दफा हमारी टैक्स कैलकुलेशन पे. तो इन द एंड यार एक बात उसने कर दी है, कहते हैं मेरी नजर में टैक्स की रिटर्न बना के देना ना कोई थ्रेट वाली बात नहीं है. लॉजिक कहते हैं इसमें पास्ट का डाटा होता है सारा, उसी को आपने एडलेस करके फिगर्स निकाल देनी होती हैं और टैक्स वाले भी चेक कर रहे होते हैं. तो कहते हैं इतने खतरे की बात ही नहीं, आप ऐसे परेशान हो रहे हो, अगर आपका दिल चाह रहा है टैक्स निकाल लो. लेकिन कहते हैं अब वाजे तौर पे मैं बताने लगा हूं दो इदारों के लिए रूल, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज और नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज. नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कौन सी हो सकती हैं? प्राइवेट कंपनीज. नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की सिलेबस में हमारी डेफिनेशन नहीं है. नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज पीटीसीएल जैसे है गवर्नमेंट ओन्ड या लिस्टेड. गवर्नमेंट ओन्ड या लिस्टेड. अब आप ये ना पूछेगा सर गवर्नमेंट ने कितने % शेयर खरीदे हुए हैं, और भाई ये डेफिनेशन नहीं है हमारे सिलेबस में. आप अपने एतबार से ना जो आपने पब्लिक और प्राइवेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, बस ऑलमोस्ट वो जहन में रखने में शक. तो हुकूमत ने शेयर खरीदे हुए हैं या फिर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, उसे पब्लिक, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है. और ऐसी कंपनी जिसमें आप 2-3 लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं तो वो नॉट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं. बता दें कहां ज्यादा खतरा होगा, जल्दी जल्दी बता दें. जाहिर बात है जिसमें ज्यादा लोगों ने पैसा डाला हुआ है पीटीसीएल ज्यादा खतरे वाली चीज है. लेकिन अगर रॉयल फैन में इधर लिख दूं तो खतरे वाली बात नहीं है. अच्छा अब ना स्पेसिफिकली ये ना जनरल बात कर रहा था, ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, ये स्पेसिफिक बात करें तो पेपर में अगर ये आया तो अलग आएगा, ये आया तो अलग आएगा. अच्छा आप बता दें नॉट पब्लिक एंटिटीज के लिए आपने खुद ही कहा कम खतरा, लिख लें इधर कम खतरा है, खतरा कम है. इनको इजाजत दे दें ना या ना दें, जरा बताएं. इनको इजाजत दे दें. किस चीज की इजाजत देने लगे हैं? टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं. कौन किसका? केपीएमजी रॉयल फैन का. रॉयल फैन का क्यों? उनको टैक्स भी कैलकुलेट करके दे रहे हैं, ऑडिट भी करके दे रहे हैं. खैर है कर दें, लेकिन यार कोई ना कोई सेफगार्ड्स लगाएं. कम खतरे तो निकलें घर से बाहर, लेकिन सेफगार्ड्स लगा के निकलें. ठीक है, सेफगार्ड्स लगा के निकलें. क्या क्या सेफगार्ड्स लगाएं? सेफगार्ड्स टू एड्रेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेफगार्ड्स टू एड्रेस कोरोना. कोरोना लिख लें पर समझने के लिए. सेफगार्ड्स टू एड्रेस कोरोना व्हेन ऑडिट क्लाइंट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी. इंक्लूड फिर क्या करें? यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स. फर्म्स में ना ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी. ग्रुप ए वाले ऑडिट कर रहे हैं, ग्रुप बी वालों को कहें यार जरा इस काम पे नजर मार दो. फर्म में 2 पार्टनर हैं, कामरान इमरान. कामरान ऑडिट कर रहे हैं, कामरान दूसरे प्रोफेशनल इमरान को कह दे यार तू जरा नजर मार ले इस पे, मैंने काम सही किया. यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम. अच्छा आप क्या फर्म के सारे पार्टनर एक ऑडिट पे चले जाते होंगे या फर्म में ज्यादा पार्टनर हो तो 1-2 जाते होंगे? 1-2 जाते होंगे. तो यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म द टैक्स, उनको यूज कर लें, कोई मसला नहीं. तो ग्रुप ए फर्म का ऑडिट कर ले और ग्रुप बी फर्म का टैक्स कैलकुलेट कर लें. और अगर नहीं किया आपने ऐसा तो फिर काम खुद कर लें. ग्रुप ए ही ऑडिट कर ले, ग्रुप ए ही टैक्स कैलकुलेट कर ले, लेकिन ग्रुप बी से रिव्यू करवा लें. ग्रुप बी से रिव्यू करवा लें, या तो कामन से करवा लें या उनसे रिव्यू करवा लें. हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट इन्वॉल्वड इन सर्विस रिव्यू. ठीक है, जो कि सर्विस रिव्यू में शामिल नहीं था, यानी जो सर्विसेज आपने दी ना उनको उसने चेक किया ना उसने ऑडिट किया. हु वाज नॉट इन्वॉल्वड इन ऑडिट एंड हु वाज नॉट इन्वॉल्वड इन सर्विस परफॉर्म्ड. सर्विस परफॉर्म्ड से क्या है? इससे मुराद है टैक्स कैलकुलेटेड. अच्छा जी 2 तरीके बताएं हजरात, कुछ मुझे लगे बात समझ नहीं आ रही. 2 तरीके बताएं. सेफगार्ड्स टू एड्रेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट. खतरे को कम करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करें? खतरे को कम करने के लिए एहतियाती तदबीर नंबर 1 सुने. अगर फर्म के 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यूज प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम. तो ग्रुप ए ऑडिट कर ले और ग्रुप बी टैक्स कैलकुलेट कर ले. ये तो बेहतरीन और आइडिया. ऐसा नहीं करना तो फिर रिव्यू करवा लें. रिव्यू करवा लें. फिर क्या करें? आप ही ऑडिट कर दें ग्रुप ए और आप ही टैक्स कैलकुलेट कर दें. और ग्रुप बी से क्या रिक्वेस्ट करें? यार ना तूने ऑडिट किया, ना तूने टैक्स कैलकुलेट किया, ना तूने ऑडिट किया, ना तूने टैक्स कैलकुलेट किया, ना तूने टैक्स कैलकुलेशन को रिव्यू किया. अब मेरी नजर है इसका फाइनल रिव्यू तू कर दे. एक दफा रिव्यू हमने कर लिया, इसका फाइनल रिव्यू तू कर दे. डन? समझ आ गई बात? अब यार ये तो हो गया रॉयल फैन. इधर अगर आप सेफगार्ड्स लगा लें तो ऑडिट करने की, सॉरी टैक्स कैलकुलेट करने की इजाजत है अगर सेफगार्ड्स लगा दें. इधर मोहतरम खतरनाक बात करने लगा हूं,
लैपटॉप बंद होने लगा किसी भी वक्त। अ फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स लाइबिलिटीज। करंट टैक्स लाइबिलिटी होती है जो हम वर्किंग वन में निकालते हैं, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आप कैफ 5 में पढ़ेंगे, जब आप कोई एक्सटेंडेड है वहां पे, पता नहीं क्या नाम है उसका, शायद IAS 12, उसमें आप पढ़ेंगे। अ फर्म shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liabilities for an which is a public interest entity। लो जी, PTCL को तो स्ट्रेट अवे हमने फारिग कर दिया। KPMG वाला PTCL का ऑडिट नहीं, वो टैक्स सर्विसेज नहीं उनको दे सकते, सॉरी, बहुत रिस्की काम है, मत करना ऐसा। A firm shall not prepare tax calculation services for an audit client for preparing accounting entries that are material to the financial। material क्या होती है? अमाउंट अच्छी खासी होनी चाहिए एंट्री की। on which the firm will express an, ये क्या मतलब है? on which the firm will express an audit opinion। जिन पे आप ऑडिट ओपिनियन परफॉर्म करनी है उन्हीं का टैक्स कैलकुलेट करके दे दे। खुदा का खौफ करें यार, वो ऑडिट ओपिनियन दे, बस एक बात करें, दो बातें करेंगे मसला हो जाएगा। एक ही घर के अंदर आपने जो है वो 2 शादियां, अच्छा तो मसले की बात है, तो कहते हैं ये बहुत खतरे की बात है, क्लियर। लेकिन यहां आके भी ना, आपको अगर ये लाइन समझ आई है ना, तो यहां आके भी थोड़ी बहुत ही गुंजाइश उसने दे दी है। कहते हैं अगर आपको लगे उसका टैक्स है ही थोड़ा सा, करोड़ों की सेल है, हजारों में टैक्स है, और यार फिर आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी भी है ना, कर दो यार उसका टैक्स कैलकुलेट। ऐसे ही लोगों के पीछे जाता फिरेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन भी उसके लिए भी आसानी होगी। इफ इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इमटेरियल, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज जो वर्किंग वन में जो टैक्स निकलता है उससे जो एंट्रीज होनी है जनरल एंट्रीज टैक्स की, इज इमटेरियल, देन अबव सेफगार्ड्स मेंशन्ड इन पॉइंट बी विल बी। तो कौन से वाले सेफगार्ड्स लगा लें? पॉइंट बी वाले। पॉइंट बी वाले सेफगार्ड्स क्या हैं? किसी और प्रोफेशनल से रिव्यू करवा लें अपने इदारे में, या फिर किसी बंदे से रिव्यू करवा लें, किसी और प्रोफेशनल से काम करवा लें, या किसी और से रिव्यू करवा लें, फिर कोई मसला नहीं। तो बता दें यार, ये जो फतवा है बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन है। फतवा क्या दे दिया उसने दे दिया है, किधर है यार, किधर है नॉट का लफ्ज? शैल नॉट। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, आपने करना ही नहीं। पाकिस्तान के कोड ऑफ एथिक्स ICAP के कहते हैं कि अगर PTCL का आप ऑडिट कर रहे हैं तो PTCL का टैक्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। A firm shall not prepare tax calculation, उस टैक्स कैलकुलेशन की बुनियाद पे क्या होना है? अकाउंटिंग एंट्रीज होनी है, और वो अकाउंटिंग एंट्रीज मटेरियल हैं, लेकिन अगर इमटेरियल हैं तो करने की इजाजत है। अच्छा, आगे ना कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैं अभी थोड़ी सी डिस्कशन अभी चल रही है ICAP से। कुछ एग्जांपल्स में ना ICAP ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं जो कि किताब में डाले नहीं हुए, तो वो फिर एक दफ़ा मैं उनसे डिस्कस कर लूँ, फिर किसी दिन ये एग्जांपल्स कर लेंगे। फिलहाल आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब पेपर में क्या क्या सवाल आएगा? टाइप्स ऑफ टैक्स सर्विसेज बताएं। टाइप्स ऑफ टैक्स सर्विसेज, और यार लिख लेना, तुझे क्या हो जाएगा ऊपर, टाइप्स ऑफ टैक्स सर्विसेज। नंबर 1, प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस एंड सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट, जी कौन से खतरे हैं लिख लें? 2 थ्रेट्स, दो किस्म के खतरे हैं, सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी। यहां पे 2 थ्रेट्स। कोड ऑफ एथिक्स, अब अगर खतरे हैं तो खतरों को हल भी तो कर लेना यार, ये तो नहीं कि डरते ही रहे। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स जो रोकती हैं फर्म्स को कि कुछ टैक्स सर्विसेज ना दें, बाकी देनी है दे ले। तफसील क्या उनकी जी? कहते हैं पहले तो एक जनरल बात आपको कर दूं कि टैक्स सर्विस ऑडिट क्लाइंट को देने से पहले एक बात हमेशा सोच लिया करें, फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएटिंग खतरा, ठीक है। उसके बाद उसने वाज़ेह बातें कर दी, सारे ऑडिट क्लाइंट्स का टैक्स कैलकुलेट करने की इजाजत है। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विसेज इज नॉट यूजुअली अ खतरा। क्यों? क्योंकि पास्ट की इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इन द एंड आके कहता है कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस भी आपको दे दूं, वो क्या? बोले नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं तो उसके कुछ सेफगार्ड्स वगैरह लगाएं, और सेफगार्ड्स लगा के, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं तो मटेरियल है तो ना करें, इमटेरियल है तो करने की इजाजत है। लेकिन इमटेरियल में भी ये वाले सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे, क्लियर? अच्छा, वो निकालें, इसमें कहां था वो? अच्छा यार, ये अब कैसे आएगा पेपर में? मैं कल बताया था, कहा था बताऊंगा, पेज 20 पे। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या फर्क है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अगर पूछे ना किसी तरह सवाल बना के इनकी लिंकिंग तीनों अप्रोचेस से, तो वो फिर ये है, तो इधर लिख लें टैक्स अवॉइडेंस लिंकिंग। टैक्स अवॉइडेंस की लिंकिंग की हुई है इन तीनों अप्रोचेस से। तो अगर 3-4 नंबर का सवाल आया कि यूटिलिटेरियन, डियोंटोलॉजिस्ट और वर्चू एथिसिस्ट क्या सोचता है टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, तो फिर आप ये वाला पैरा लिख के आएंगे, ऊपर वाली बातें नहीं लिख के आएंगे। नंबर 1। अच्छा, ये ना डेफिनेशंस है,
यूटिलिटेरियन कौन होता है, डियोंटोलॉजी कौन होता है, वर्चू एथिक्स कौन होता है, ये इनकी डेफिनेशंस है। हेडिंग उसने कुछ और दी हुई है, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लायंस, ये उसकी जो है वो डेफिनेशंस है। डिफाइन यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, डिफाइन डियोंटोलॉजी, फिर आप पेपर में ये लिख के आएंगे। अच्छा, ये ना उसके टैक्स से लिंकिंग है, टैक्स अवॉइडेंस से नहीं, इन अप्रोचेस की टैक्स से लिंकिंग। एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग टैक्स, टैक्स को मानने का जज्बा इन लोगों में कितना है। तो अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाए कि इन लोगों ने टैक्स कैसे जमा करवाना है, या ये लोग टैक्स जमा करवाना पसंद करते हैं या नहीं, फिर ये लिखाएगा। लेकिन अगर अवॉइडेंस का लफ्ज वाज़ेह तौर पे आए तो फिर वो नीचे वाला लिख के आएगा। लेकिन अगर जनरल बात आ जाए कि इनका टैक्स से क्या ताल्लुक है, जिन्होंने टैक्स कैसे जमा कराना है, वो फिर सारी बातें, और ये तो मिसालें हैं उसकी। अभी तक सवाल वैसे इसमें से कभी आया नहीं। चलें इस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म करें। यार ये ना गवर्नमेंट के लिए रूल्स हैं, ये किसके लिए रूल्स हैं, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने कैनन्स का एहतियात रखनी है। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए और कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट को कहते हैं टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज नहीं, टैक्स एडमिन अथॉरिटीज नहीं, गवर्नमेंट को कहते हैं टैक्स लेजिस्लेटर्स। डन, आगे आए अगले सफे में एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स, ये मैं ताज़ा डिस्कस किया आपसे। आगे हैं हेडिंग जरा पढ़ें गौर से, एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। इसमें फिर पिलर्स है, नंबर 1, नंबर 2 एथिकल इश्यूज हैं, नंबर 3 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग डिस्क्रिप्शन है, नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फिर एथिक्स किन के लिए हैं, जो लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये तो कोड ऑफ एथिक्स का एरिया शुरू हो जाता है, यानी उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या बने हुए हैं, इसकी तो अभी ताज़ा आपसे बात होगी। चैप्टर 13 निकालें। चलिए यार, एक बात आपसे और करनी थी, इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर कौन सा है, इधर कहाँ आ रहा है, एक बात है उसके लिए तो आपकी काफी ज्यादा टेंशन चाहिए होगी, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलेगा। ये देखिए मिसाल के तौर पे पेज 5, पेज 5 तो सॉरी वो था ना, ये कहाँ है सवाल, सेक्शन 66, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, कौन सा पेज है, 209। 209 पेज के ऊपर अगर आप आते हैं तो 209 पेज के ऊपर एक देखें छोटी सी एग्जांपल बनी हुई है। मिस्टर ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस एंड दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। तसल्ली से बात सुननी है, 4-5 मिनट लग जाएंगे, तसल्ली से बात सुननी है। मिस्टर ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस एंड दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। हमने क्या पढ़ा था, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 or more persons, their shares are definite and ascertainable, उनके शेयर्स पता हैं, the both persons shall not be considered as AOP, दोनों AOP नहीं है, and the share of each in the income of property shall be taxable in their। इस बुनियाद पे हमने क्या कहा था कि इनको घर से किराया आ रहा है 3 मिलियन, ठीक है। ये पेज कौन सा है, 209। ये मेरा तो पेज नीचे एंड हो रहा है, आपकी किताब में एंड नहीं हो रहा होगा। अच्छा, तो हमने 3 मिलियन को पकड़ा था और पकड़े कहा था तोड़ो तोड़ो 3 मिलियन को मिस्टर ए के हाथ में अलग से जाके टैक्स देखा था, चैप्टर 4 में गए थे, फिर अलग से जाके टैक्स देखा था। और इसी किस्म का हमने कैलकुलेशन की थी। अगला सवाल कासिम एंड तलहा वाला, और कासिम एंड तलहा वाले सवाल के अंदर में भी हमने क्या किया था, हमने दोनों कासिम और तलहा का न्यूमेरिकल अलग अलग सॉल्व किया था। अब सवाल ये आता है कि कासिम के लिए भी अलग प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देखने गए थे, तलहा के लिए भी प्रॉपर्टी पे अलग टैक्स देखने गए थे, लेकिन कल सुहेल खालिद काजी में हमने गड़बड़ कर दी थी। उसमें हमने इधर निकाली थी बिजनेस इनकम, इधर निकाली थी प्रॉपर्टी इनकम, और प्रॉपर्टी इनकम को एओपी की इनकम में डाला था। हालांकि खालिद सुहेल कादी के प्रॉपर्टी के एतबार से शेयर डेफिनेट और सर्टेनेबल थे, तो उनको इधर डाला था और एओपी की इनकम निकल आई थी, और जाके उस पर एक ही दफा जाके टैक्स निकाल लिया था। हालांकि उनके शेयर एसर्टेनेबल और डेफिनेट थे। ऐसा क्यों किया था? सबसेक्शन 2, मेरी बातें सुनते रहे, बात समझ आ जाएगी थोड़ी देर में, मेरी बातें बस सुनते रहे। सबसेक्शन 2 उसमें लिखा हुआ है मोहतरम, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। एग्जाम नोट, इफ एओपी इज अर्निंग बोथ income from business and income from, then income from property will be taxable in the hands of AOP and not the members। फिर उसको किसके हाथों में टैक्स लगाना पड़ेगा?
एओपी के हाथों में और मेंबर्स के हाथों में उस पे टैक्स, चलो आजा मेरी तरफ मुतवज्जे हुए पहली दफा, तो मेंबर्स के हाथों में टैक्स उस पे नहीं लगेगा। इस बात की समरी क्या बनेगी? इस बात की समरी कुछ इस तरह बनेगी, अगर आपको एओपी का न्यूमेरिकल आए बिजनेस सॉरी पेपर में, अगर एओपी का न्यूमेरिकल आए पेपर में, यानी पार्टनर्स का न्यूमेरिकल आए और वो कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? तो आपने एओपी उनको नहीं समझना, ए और बी का हिस्सा तोड़ना है, और तोड़ के अभी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया, ए के लिए अलग जाके चैप्टर 4 में टैक्स लगाना है, बी के लिए अलग जाके चैप्टर 4 में टैक्स लगाना है। लेकिन अगर एओपी का न्यूमेरिकल आए जिसमें एओपी प्रॉपर्टी भी कमा रही हो, बिजनेस भी कमा रही हो, एंड जैसे कल सुहेल खालिद काजी वाला प्रॉपर्टी इनकम भी कमा रहे थे और बिजनेस इनकम भी कमा रहे थे, तो आपने फिर क्या करना है? ठीक है, ये तोड़ो तोड़ो वाला काम नहीं करना आपने। और इसकी मिसाल मैं आपको क्या दे दूं? इसकी मिसाल जी सुहेल खालिद वाला सवाल, और पेज नंबर बता दें, सुहेल खालिद वाले सवाल का पेज नंबर बता दें। 252, नोट कर लें, कुछ नहीं होता, पेज 252। और इसकी मिसालें तो इसी सफे पे मैंने दो दी हैं, पेज नंबर 209 पे दो न्यूमेरिकल हैं, पेज 209 पे दो न्यूमेरिकल हैं। कौन सी? एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। अच्छा यार, इसमें मेरे से ये ना क्लास के बाद आके पूछिएगा, सर वो प्रॉपर्टी के साथ थोड़ी सी अदर सोर्स भी कमा रहा था क्योंकि उसने स्वीपर की और बाकी सर्विसेज दी हुई थी, वो मुझे पता है यार, उसकी खैर है, हल्की फुल्की बाकी चीज अदर सोर्स, तो असल में मेन चीज है प्रॉपर्टी इनकम ही कमा रहे हैं ना, ये और बी, कासिम और तलहा इस सफे के ऊपर, पेज 209 के ऊपर। तो अगर बोले अगर सिर्फ इनकम हम प्रॉपर्टी कमा रही हो या हल्की फुल्की अदर सोर्स भी कमा रही थी, कासिम और तलहा वाले सवाल में एग्जांपल 2 जाके देखिएगा घर में, हल्की फुल्की अदर सोर्स भी कमा रही थी। मसला कब आता है? जब एओपी बिजनेस कर रही हो। अगर एओपी बिजनेस कर रही हो तो क्या करना है? फिर माना कि सुहेल खालिद काजी प्रॉपर्टी इनकम भी कल कमा रहे थे और सुहेल खालिद काजी कल बिजनेस इनकम भी कमा रहे थे, राइस एंड व्हीट से बिजनेस इनकम कमा रहे थे और प्रॉपर्टी इनकम भी उन्होंने कमाई थी, मेरे ख्याल से 2 मिलियन प्रॉपर्टी इनकम थी। माना कि वो प्रॉपर्टी इनकम ही कमा रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी इनकम के तोड़ के 2 हिस्से किए थे? नहीं, प्रॉपर्टी इनकम पूरी यहां पे हमने ऐड की थी और एक ही दफा जाकर टैक्स कैलकुलेट किया था। डन। तो जब एओपी बिजनेस इनकम कमाए, ऊपर छोटा सा लिख लें, जब एओपी बिजनेस इनकम कमाए तो उसको उसके शेयर, तो पार्टनर्स के शेयर्स को तोड़ना नहीं है। जब एओपी बिजनेस और प्रॉपर्टी इनकम इकट्ठी कमाए, इस तरह लिख लें, जब एओपी प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इकट्ठी कमाए तो पार्टनर्स के शेयर्स को तोड़ना नहीं है। तो पार्टनर्स के शेयर को तोड़ना नहीं है। कल हमने नहीं तोड़ा था, देखिए देखिए कल जाके न्यूमेरिकल निकालें इस चैप्टर, कौन सा है? एग्जेम्पशंस वाला, एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर। हाँ भाई, नहीं तो क्या कह रहे थे वो? अच्छा अच्छा जी, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर कौन सा है? 13। अच्छा, इसमें ना मोहतरम कल हमने फ्रेश माइंड के साथ शुरू करना है, आते ही एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अभी मैं आपको शुरू नहीं करवा रहा, इसमें आप शुरू करें जी पेज 274 से। पेज 274 पे आ जाएं, सेक्शन 42, सेक्शन 42 डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बहरहाल मैं पढ़ा रहा हूं। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंटाइटल्ड टू फायदे अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट एंड यूनाइटेड नेशन एक्ट शैल बी एग्जेम्प्ट। पता नहीं ये लोग डिप्लोमेटिक मिशन के पाकिस्तान में लोग आए होंगे, तो पाकिस्तान में आके इन्होंने कोई इनकम कमाई तो ये माफ है, वैसे लाइन एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। अगली लाइन आपको समझनी है बड़ी गौर से। एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, कौन है जी? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कौन होता है? रेजिडेंट या जिसका पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो यूनाइटेड नेशन में बाहर के मुल्क में नौकरी करता था, वो वापस आ गया पाकिस्तान। अब उसको यूनाइटेड नेशन में जो नौकरी करता था उसके बदले मिल रही होगी पेंशन। यूनाइटेड नेशन में जो नौकरी करता था वापस आ गया ना छोड़ के, तो उसको उसके बदले अब क्या मिल रही होगी? ये पेंशन उसकी माफ है। वैसे जनरली भी हमने पढ़ा था पेंशन माफी होती है, ये पेंशन उसकी माफ है। नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं, पेंशन हर एक को माफ होती है। खुदा के लिए जाके पेंशन वाला पॉइंट पढ़िएगा, वो तो लीव इनकैशमेंट थी, गवर्नमेंट को माफ थी। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें यार, हद हो गई। पेंशन सबको माफ होती है। हाँ, अगर 2 एम्प्लॉयर से एक वक्त में ले रहे हैं वो तो बहुत रेयर सर्कमस्टांस है। जनरल रूल है पेंशन सारी माफ होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो।
मैं पेंशन की बात कर रहा हूं, पॉइंट 8 था सैलरी के चैप्टर में। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि पेंशन जो है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को माफ है अगर पहले से कहां नौकरी कराओ, यूनाइटेड नेशन में। अगर यूनाइटेड नेशन में नौकरी कराए तो उसे पेंशन माफ है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, एक शर्त है इसके लिए छोटी सी, वो ये है कि जब वो यूनाइटेड नेशन में नौकरी करा था तो सैलरी इनकम भी माफ हो। यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने वालों को ना कभी कभी इमरान खान खुशखबरी देता है कि तुम्हारी सैलरी भी माफ कर देंगे। अब 10 साल उसने नौकरी की और 11वें 12वें 13वें साल क्या ले रहा है, पेंशन। तो 10 साल अगर सैलरी माफ थी तो अब 11वें 12वें 13वें साल उसकी पेंशन भी माफ है। पहले बेनिफिट बताएं, फिर बताएं किसको बेनिफिट है, फिर बताएं कंडीशन क्या है। बेनिफिट किसको है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। सॉरी बेनिफिट, हाँ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को है। क्या बेनिफिट है, उसकी पेंशन माफ है। क्या कंडीशन है, अगर उसकी सैलरी 10 साल के दौरान नौकरी करता रहता माफ थी तो आज मिलने वाली पेंशन भी माफ है। चला दें। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स पुरानी नौकरी इन यूनाइटेड नेशन, इट विल बी एग्जैम्प्ट इफ पर्सन सैलरी इनकम वाज एग्जैम्प्ट। अगर आपकी सैलरी इनकम क्या थी, एग्जैम्प्ट थी। सेक्शन 43, ये आप इंग्लैंड की एम्बेसी में अगर जाएं, लाहौर में है इंग्लैंड की एम्बेसी, शायद इस्लामाबाद में हो, पता नहीं, आपको पता होगा। इंग्लैंड की एम्बेसी में जाएं तो वहां कौन बैठा होगा, इंग्लैंड का बंदा बैठा होगा। उसका काम क्या होगा, वो आपको जो है वो एक मशीन के अंदर डाल के चेक करता होगा आप इस काबिल है कि इंग्लैंड जाएं या ना जाएं। अच्छा, तो इंग्लैंड की एम्बेसी में आपको किस किस्म का बंदा मिलेगा जो चेक करेगा आप इंग्लैंड जाने के काबिल हैं या नहीं। अच्छा, फर्ज करें, बात अजीब सी नहीं है, हमने पाकिस्तान का एक बंदा भी इंग्लैंड में बिठाया हुआ है। वो चेक करता है कि जो इंग्लैंड से पाकिस्तान बंदे आ रहे हैं क्या वो बंदे जो है पत्तों की जाने के काबिल भी हैं या नहीं। वो उधर से चेक होके आते हैं, इधर आके नहीं चेक होते वो, तो वो उधर से चेक होके आते हैं। अब फिलहाल मैं बात करने लगा हूं इंग्लैंड की एम्बेसी के अंदर जो माइकल नामी बंदा बैठा हुआ है। इंग्लैंड की एम्बेसी में जो माइकल नामी बंदा बैठा हुआ है, वो छड़ना ही आते कॉन्सेप्ट समझ। अच्छा, इंग्लैंड की एम्बेसी में जो माइकल नामी बंदा बैठा हुआ है, अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे तो पाकिस्तान में जो इंग्लैंड की एम्बेसी का एम्बेसडर है उसको इसकी जितनी इनकम मिल रही है वो सारी की सारी माफ है, अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे। सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंचे, 2 घंटे रोजाना धूप में खड़ा हो, दोपहर का खाना ना खाए, अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दे तो इसकी सारी की सारी इनकम माफ है। पहली शर्त यह है कि नंबर 1 कि उसके पास सिटीजनशिप पाकिस्तान की ना हो, सिटीजनशिप इंग्लैंड की हो माइकल के पास, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में उसी किस्म की सर्विसेज देता हो जिस तरह की सर्विसेज कामरान इंग्लैंड में बैठ के एज अ पाकिस्तान एम्बेसडर दे रहा है। और तीसरी शर्त बड़ी बच्चों वाली और निहायत ही घटिया बात तो नहीं लफ्ज करना चाहिए लेकिन बात घटिया ही है। तीसरी शर्त निहायत ही अजीब सी, वो ये है अगर तुमने उधर कामरान को माफ किया हुआ ना टैक्स तो हम फिर इधर माइकल को माफ करेंगे, लेकिन अगर तुमने हमारे कामरान से टैक्स मांगा तो हम तुम्हारे माइकल की जान लेंगे। फिर ये बात याद रखना, ये निहायत ही शर्म आती है ऐसी बातें जब लॉ में डलती है ना, कंजूसी की। सेक्शन 43, सैलरी रिसीव्ड, तुम हमारे घर आए थे, हमने ये खिलाया था, इस तरह की जो बातें होती हैं पाकिस्तान में नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है आप लोग नहीं करते कि पिछली शादी पे उन्होंने कितने पैसे दिए थे। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लिखे माइकल। ऐसी बातें हो रही हो ना, बस चुप करके उठ के चले जाएगा ना, बड़ों को मना तो नहीं कर सकता बंदा, तो चुप करके उठ के बाद में प्यार से बड़ों को समझा दिया, छोड़ें क्या फर्क पड़ता है, लड़ाइयां ना करवाया करें। हाँ अम्मी ऐसे ही था। सैलरी रिसीव मारे, सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माइकल फॉर सर्विसेज रेंडर टू foreign government shall be exempt following are the sharaait. The Michael is a citizen of foreign country. और लिख माइकल, घर जाके तूने इसको कामरान समझना है। The Michael is a citizen of foreign country and not a citizen of Pakistan. Michael performs the similar services. Michael similar services दे रहा हो as are performed by federal government employees. कामरान as are performed by कामरान in England, in foreign country. In foreign country से क्या मुराद है? In England. And आखिरी शर्त बता दें बच्चों वाली, the foreign government gives a similar exemptions to employees of federal government. Clear? Okay, अगले सफे पे आएंगे यार, बहुत माजरत के साथ सेक्शन 44 में चाह रहा हूं मैं स्क्रीन से पढ़ाऊं, तो इसलिए इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आसान से 3-4 पॉइंट हैं, ये पढ़ लेते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं ना, 45, 47, 48 पढ़ते हैं बच्चों वाले। 45 में प्रेसिडेंट से मिलने वाला तोहफा माफ हो रहा है, 47 में स्कॉलरशिप माफ हो रहा है, और 48 में जब बीवी को तलाक मिल जाएगी तो जो पैसे उससे शोहर से मिलेंगे वो माफ हो रहे हैं। तो 45 से शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट आपको 2 किस्म के तोहफे दे सकता है, एक तो आप खुद प्रेसिडेंट आपको 2 किस्म के तोहफे दे सकता है। नंबर 1, एक तो आपको फौरन कोई मेडल दे दे या कैश दे दे, ये पकड़ो 5 लाख,
या दूसरा प्रेसिडेंट आपको यह भी कह सकता है हर महीने आपके घर 15,000 पहुंच जाया करेगा। जिस मर्जी किस्म का प्रेसिडेंट ने आपको तोहफा दिया, तोहफा तो तोहफा ही होता है, वो माफ है। प्रेसिडेंट ऑनर एन अलाउंस, अलाउंस हुआ करेगा मंथली या एनुअल, ये हर महीने फिर आपके घर आया करेगा जब तक आप जिंदा हैं, पाइंदा हैं, ताबिंदा हैं। आप ताबिंदा नहीं है, आप बंदे हैं। अच्छा, एन अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर, एन अलाउंस अटैच टू एनी अवार्ड और एन अलाउंस अटैच टू एनी मेडल गिवन टू अ पर्सन बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। भाई कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया करें, क्लास का बच्चा आके पूछते हैं कंपनी को भी दे सकते हैं मेडल, पर्सन लिखा हुआ सारी इधर, इंडिविजुअली होगा ना यार, हाथ हो गई। एनी मॉनेटरी अवार्ड, ये लमसम होगा यार, मॉनेटरी अवार्ड लमसम होगा। लमसम का क्या मतलब है? एक ही दफा मिलेगा। एनी मॉनेटरी अवार्ड ग्रांटेड टू अ पर्सन बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बुक अपनी अपनी ये लो, कैलकुलेटर दो रखी है, बुक एक भी नहीं रखी हुई। नीचे आ जाए, स्कॉलरशिप। कभी आप जहाज में बैठे, स्कॉलरशिप, अच्छा, एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ स्टूडेंट लिख लें, ग्रांटेड टू अ स्टूडेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर बाद में पता चला कि जो स्कॉलरशिप देने वाले प्रिंसिपल साहब हैं वो तो आपके छाछू थे, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप माफ नहीं है। इफ द स्कॉलरशिप इज पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय चाचू, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। चाचू प्रिंसिपल लिख लेना, एसोसिएट करना करके, चाचू प्रिंसिपल, ताया प्रिंसिपल, खाला प्रिंसिपल, हेडमास्टर नहीं स्कूल की। अब आप कहेंगे सर अगर जेन्युइन केस बन रहा हो तो भी प्रिंसिपल हो भाई, फिर लॉ मेकर कोर्ट में केस जाएगा, डिसाइड होगा, हमें इन चक्रों में क्यों पड़े हम। तो स्कॉलरशिप माफ है, लेकिन शर्त क्या अंडरलाइन कर लें, टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ये ना हो आप स्कॉलरशिप लेके इधर उधर निकल जाएं। आपने स्कॉलरशिप से शादियां नहीं करानी अपनी, स्कॉलरशिप से आपने जो है वो एजुकेशन के खर्चे पूरे करने हैं। सादा ने कहा जी मौलवी साहब 2000 मांगेंगे मस्जिद में चलते हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। हाथ दोगी, ये केड़ी एजुकेशन है, तू बहुत हंसता है, मैंने देखा इसी बातों में। सेक्शन 48 सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। कामरान ने रुखसाना को बुलाया, रुखसाना बस क्या रुखसाना ने कहा मेरी भी बस होगी, बात जा। कामरान ने कहा यार बस तू उधर मैं इधर। बच्चों ने बोला अम्मी अबू तलाक समझे, बड़े बेटे ने कहा मैं भी तलाक समझे। अब्बू ने कहा बेटा तो समझदार है, समझदार है। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मुन्नी बोली अब्बू हमारा क्या बनेगा? अब्बू ने कहा इसको मेरे दिमाग पे जो चीजें चढ़ी हुई ना बस तू चुप कर जा। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। एनी इनकम, तो भाई जिंदगी में ना सब्र हौसला, कुछ आगे से क्या करेंगे, चुप कर जाया करना, पी जाया करना है, ठीक है। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ बीवी, रिसीव्ड बाय अ, एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ बीवी एज अ मदद, एज अ मदद अंडर अ मुआहिदा। मुआहिदा क्या हुआ है? टू लिव अपार्ट, तू बनू मैं पत्तों की, तू लाहौर मैं कराची, कभी इकट्ठे नहीं होंगे हम एक शहर में। टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। तो बीवी को तलाक के वक्त जो शोहर पैसे दे जाते हुए वो बोले क्या होंगे? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा यार इसमें जरूरी नहीं है कि वो पैसे दे, लिख लें कैश गिवन टू वाइफ, हाउस गिवन टू 5 करोड़ रुपए का बंगला दे दे। ये करोड़ रुपए का बंगला पकड़ने पर मेरी जान छोड़ मैं जा रहा हूं। करोड़ रुपए का बंगला दे दे, कैश दे दे, जहाज दे दे पीआईए वाला, कुछ भी कोई भी चीज तोहफे में दे दे, ये माफ है। जाते हुए तोहफा ही होगा ना, क्या है खुद भी तोहफा है जिसने तलाक दिया है, तो जाते हुए कोई भी चीज नहीं अपने आप को नहीं देगा, पेश करेगा। तो कोई भी चीज जाते तोहफे में दे दे, कैश दे दे, कुछ भी दे दे, ऑल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 46 जी मोहतरम, हाँ यार ये ना मैंने बिल्कुल ये बात करनी थी, इन्होंने छेड़ दी। ये स्पाउस का लफ्ज है ना, स्पाउस का लफ्ज ये दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो कल्चर है सामने रखते हुए मैंने आपको मिसालें दी और आईके भी उसी को सामने रखते हुए देता है। लेकिन फर्ज करें बेनजीर ने जरदारी को बुलाया, जरदारी बस बस जा अब तू। जरदारी ने कहा मैं नहीं जा रहा। बेनजीर ने कहा 10 करोड़ पकड़, ये 10 बंगले पकड़ और ये 50 गाड़ियां पकड़, प्लीज जा। वो सारी जरदारी की इनकम माफ है। तो ये स्पाउस दोनों तरफ चलता है। अच्छा जी सेक्शन कौन सा है अगला? 46 रॉयल फैन रेज लोन फ्रॉम जर्मनी इंडिविजुअल्स, फ्रॉम जर्मन इंडिविजुअल्स, जर्मन बैंक नहीं, जर्मन बैंक नहीं। रॉयल फैन रेज लोन फ्रॉम बोले जर्मन इंडिविजुअल्स। रॉयल फैन ने जर्मन इंडिविजुअल से लोन लिया। आप जरा असूल सुनिएगा, अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं तो किसकी कौन सी इनकम माफ होगी? अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं किसकी कौन सी इनकम माफ होगी? रॉयल फैन की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं, वैसे पता नहीं आप लोगों को सीधी सीधी बातें समझ आती हैं या नहीं। रॉयल फैन ने लोन लिया है, रॉयल फैन इंटरेस्ट पे करेगी,
जर्मनी वाले बंदों ने बहुत रिस्की डिसीजन लिया है। उन्होंने रिस्क ये लिया कि पाकिस्तान की कंपनी को लोन दे दिया है, तो वो लोग इंटरेस्ट कम आएंगे। अगर बात आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो फिर मैं अगली बात लिख देता हूं। इंटरेस्ट इनकम अर्न कौन करेगा? अर्न्ड बाय जर्मन इंडिविजुअल। डन। अब एक जर्मन इंडिविजुअल है, मिसाल के तौर पे जॉन, माइकल, सिम्पसन, कैनेडी, ये जर्मन इंडिविजुअल्स हैं। इनकी इंटरेस्ट इनकम्स माफ हैं। अच्छा, बंदे का नाम नहीं होता, चलो वापस आ जाओ। अच्छा, बंदे का नाम। अच्छा, अब इनकी इंटरेस्ट इनकम है, इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो माफ है अगर कितनी शराइत पूरी हो जाए? 4 शराइत पूरी हो जाए। अगर 4 शराइत पूरी हो जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। क्या बोल्ड डिसीजन लिया है? रॉयल फैन को कोई पाकिस्तान में लोन नहीं देता, तो जर्मनी वालों ने लोन दे दिया इनको। तो इतना बोल्ड डिसीजन लेने पे इनको कहा जा रहा है इनकी इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। अगर कितनी शराइत पूरी हो रही हो? 4 से। मेरा पेपर नहीं है, मैं जरा नजर मार लूं। अच्छा, ये जो रॉयल फैन वाले हैं और जो जर्मन बंदे हैं वो आपस में एसोसिएट की डेफिनेशन में फॉलो ना करते हो। और जाहिर बात है रॉयल फैन के डायरेक्टर्स का सिम्पसन जो है वो कहां से होना है, रिश्तेदार या कुछ ऐसा। तो पहली शर्त ये आपस में क्या ना हो, जानने वाले ना हो। जर्मन इंडिविजुअल्स और रॉयल फैन के बंदे आपस में एसोसिएट की डेफिनेशन में ना फॉलो करते हो ना। आप तो जानने वाला छोड़े ना, एसोसिएट की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, यानी कोई किसी की बात ना मान रहा हो। अच्छा, दूसरी शर्त ये है, ये पैसे आपने ना इकट्ठे करने हैं वाइडली, बैंक से नहीं ले सकते। ये पैसे आपने इकट्ठे करने हैं वाइडली, आम लोगों से पैसा लेना है। और पैसा जो लेना है ना वो बाहर की रॉयल फैन की ब्रांच में इस्तेमाल नहीं करना। पाकिस्तान पैसा जो आपने ले लिया ना उधार, उस उधार को जर्मनी में इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके नोटों की बोरी भर के पाकिस्तान में लाना है, और पाकिस्तान में जो गुजरांवाला में इनकी फैक्ट्री है वहां उस पैसे को लगाना है। ये दूसरी शर्त है, काफी लंबी सी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है कि इंटरेस्ट आपने उनको बाहर के मुल्क भेजना है, इंटरेस्ट आपने उनको पाकिस्तान में नहीं भेजना। इंटरेस्ट उनके, ये कई लोग होते हैं पाकिस्तान में अकाउंट खुलवा लेते हैं, नहीं, आप उनको इंटरेस्ट बाहर के अकाउंट में भेजें, जो उनके बाहर के अकाउंट्स हैं उन्हीं में ट्रांसफर करें। और आखिरी शर्त यह है कि ये सारा अरेंजमेंट फेडरल बोर्ड से अप्रूव करा लें। ये सारा अरेंजमेंट किससे अप्रूव करा लें? फेडरल बोर्ड से। अब यहां पे मैं पॉज लूंगा, पिछले सफे पे आए 42 का 3 बता दें जी। जो बंदा यूनाइटेड नेशन का नौकरी करके आया है उसको एक पेंशन कब माफ होगी? बात खत्म होगी। इंग्लैंड के एम्बेसी का बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको इनकम कब माफ होगी? ज़बानी जरा याद करें। नंबर 1 बाहर का सिटीजन हो, नंबर 2 फेडरल गवर्नमेंट ने जब वो यही काम यहां कर रहा हो जो पाकिस्तानी बंदा वहां कर रहा है। तीसरी शर्त, आगे आए, प्रेसिडेंट ऑनर में कैश भी मंथली भी माफ है और एक ही दफा लमसम पैसे भी माफ है। स्कॉलरशिप में माफ है अनलेस के एसोसिएट से मिल रहा हो। स्पोर्ट पेमेंट हर किस्म की माफ है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है सेक्शन 46, इसकी सही हेडिंग दें, इसकी हेडिंग सही बनाएं, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसकी सही हेडिंग बनाएं, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। वो दोनों किताबें मैंने ले ली हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की इंटरेस्ट इनकम पढ़ें जी। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की इंटरेस्ट इनकम कब माफ है? ये लाइन लिख लें एक दफा, ये लाइन लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूं सेक्शन 46 के साथ। Any interest received by a non-resident person, any interest received by a non-resident person, a German individual, on a security issued by resident. Security लिख लें, डिबेंचर इशूड। असल में ना कोई सफा सबूत के तौर पे इनको देना पड़ता है जिससे इन्हें तसल्ली हो कि हमने लोन दिया हुआ है। सिक्योरिटी इशूड में डिबेंचर इशूड बाय रेजिडेंट, रेजिडेंट लिख लें, रॉयल फैन लिखेंगे ना, हाँ, रेजिडेंट शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स इफ द पर्सन्स आर नॉट एसोसिएट। दूसरी शर्त, द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड फॉर रेजिंग लोन। लोन भी आउटसाइड पाकिस्तान लेना है, लेकिन यूज कहां करना है? द लोन इज यूज्ड इन अ बिजनेस इन पाकिस्तान। द इंटरेस्ट वाज पेड। और चौथी शर्त, सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। इट्स एनफ फॉर टुडे। न्यूमेरिकल्स करें, आप आ जाएं बिजनेस के चैप्टर में वापस। क्वेश्चन नंबर 9 कहां बनेगा? पेज नंबर 202 पे बनेगा।
जी चलिए उसको छोड़ें यार, मैं एक न्यूमेरिकल इधर करवाता हूं आपको। सेल है एक बंदे की 100 रुपए, उसने, अच्छा एक्सचेंज हो गई बुक, सॉरी, उसने सैलरीज पे की हैं, उसने फाइन टू गवर्नमेंट पे किया है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 10, 12 और 3 रुपए, बोलें जी। और टैक्स डेप्रिसिएशन इसमें डाली होती है या अलग से दी होती है? अलग से दी होती है। टैक्स डेप्रिसिएशन है 5 रुपए, 75। चलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालें भाई, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालें। क्वेश्चन नोट कर लें, 1 मिनट और आधे मिनट में सॉल्व कर दें। आसान चीज आ जाए कर तो परेशान ना हुआ करें, बड़े बड़े कतील ताहिर और पता नहीं कौन कौन से न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं, इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कुछ है। क्वेश्चन नोट करें और इसको सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन 9 आपका बनेगा ना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सैलरीज के बारे में कुछ नहीं लिखा तो सैलरीज फिर सारी अलाउड होंगी, अलाउड होंगी, वो आपकी मर्जी है, रुपीज इन 1000 कर लें, रुपीज इन मिलियन कर लें, जो मर्जी कर लें, जो मैंने सिखाया हुआ है। अच्छा जी, हो गया यार सॉल्व, कुछ भी नहीं था। अच्छा सैलरीज अलाउड है, नॉट अलाउड? अलाउड। कहीं लिखा तो नहीं हुआ टैक्स वगैरह नहीं काटा, या कुछ ऐसी लाइन तो नहीं लिखी हुई ना? अलाउड है। फाइन टू गवर्नमेंट, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड है, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी नॉट अलाउड है यार, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी नॉट अलाउड है, उसकी जगह टैक्स वाले पे लेस करेंगे। तो आंसर और कहेंगे हो सर टाइम जाया कराया यार, हद होगी, टाइम जाया कराया, बिल्कुल आई 100% एग्री। व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? 75। तो नेट प्रॉफिट है 75, इसमें ऐड कर देंगे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और फाइन, दो चीजें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या सैलरीज माइनस हो चुकी हुई हैं, टैक्स वालों को कोई एतराज होगा? नहीं। फाइन नॉट अलाउड है, इसे क्या कर दें, कितना, 12। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, कितनी, इसकी जगह माइनस क्या कर दें, क्योंकि ये क्या है, कितना आ गया, 85। यार इसको कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, इसको क्या कहते हैं, डबल लगा रहा हूं मैं। इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। एक और तरीका क्या पॉसिबल है कि आप स्टार्ट करें न्यूमेरिकल फ्रॉम सेल? इज इट पॉसिबल कि आप स्टार्ट कर लें न्यूमेरिकल सेल से? ट्राई करें, जवाब सेम आना चाहिए। सेल से चलें जरा। मेरा ये तजर्बा है कि तकरीबन 50% क्लास ना सॉल्व कर लेती है। बिल्कुल नई मेथोडोलॉजी, नया तरीका सोचने का, आज तक मैंने नहीं सोचाया था इस तरीके पे, और ये आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ये ज्यादा आसान है। वो तो बड़ा खतरनाक तरीका है जो हम सीख चुके हैं, उल्टाओ, लेस करो, उल्टाओ। सब 1 मिनट वेट कर लें, सबको कर लेने दें, फिर मैं हाथ रेज करवाऊंगा। अब जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोगों से हुआ है? चाहिए तो 80% से हो गया, बाकी 20% भी टाइम ले लें। अच्छा यार, मैं अगर सेल से चलो ना, तो ये जो मैं एक लफ्ज बोलता था ना, उल्टाएं, कुछ लोग बच्चे इसको उल्टी बोलते थे, अजीब सी बात होती थी। तो इसमें आपने उल्टी नहीं करनी, सॉरी, तो इसमें आपने उल्टाना कुछ नहीं है, बस ये बात याद रखनी है। खड़े हो जाओ, अब बातें याद रह जाती हैं, ठीक है, उल्टी भूल जाती है, बातें याद रह जाती हैं, सफर भूल जाता है, उल्टी भूल जाती है, आगे जो है वो इस्लामाबाद याद आ जाता है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट से जब भी चलना है तो पहले क्या करनी है, उल्टी, सॉरी, और सेल से चलना है तो उल्टाना कुछ भी। अच्छा,
अब कहां से चलें जी? अच्छा, सेल्स तक आते आते क्या हो चुका है? टेप लग चुकी है, ये हद होगी। सेल से आते आते कुछ भी नहीं हुआ, सेल से आते आते कुछ भी नहीं हुआ। डन। तो सेल से आते आते तो कुछ भी नहीं हुआ। अब टैक्स वाले कह रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं ना अलाउड को लेस करूंगा। अलाउड को क्या टैक्स वाले 10 माइनस करने देंगे? कर लो, कर लो। टैक्स वाले 100 में से 10 माइनस करने देंगे? टैक्स वाले 100 में से 12, ना 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 ना, टैक्स वाले कहेंगे 100 में से 12 माइनस ना करना। क्या टैक्स वाले 100 में से 3 माइनस करने देंगे या 100 में से 5? 100 में से 5। कितना? 85। तो इस अप्रोच के बारे में उर्दू में एक लाइन लिखनी है, सेल में से अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। इस अप्रोच के बारे में उर्दू में एक लाइन लिखें, सेल में से अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। नई अप्रोच में, नई अप्रोच में सेल में से अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। मेरे से ये सवाल ना पूछिएगा कौन सी अप्रोच कब यूज करनी है, और क्या हम हर सवाल के अंदर ये नई अप्रोच चला सकते हैं। और अगर आप इजाजत दें, हमें 8-10 सवाल हमने पिछली क्लासों में किए थे, मैं जरा उनको ट्राई करके आ जाऊं नई अप्रोच से। नहीं 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 मोहतरम, नई अप्रोच आपने यूज नहीं करनी फिलहाल, कल की क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। पेपर में कब नई अप्रोच यूज करनी है, कब पुरानी अप्रोच यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट हमेशा हमने पुरानी अप्रोच यूज करनी है, वो ज्यादा आती है पेपर में। नई अप्रोच कब आती है वो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं। कई दफा हम सवाल में आपको दिखाऊंगा चैप्टर 19 के, उसमें प्रॉफिट नहीं दिया होता, तो जब प्रॉफिट नहीं दिया होता तो फिर नई अप्रोच मजबूरन हमें यूज करनी पड़ती है। माजरत, ये बात मैंने कल करनी है वैसे आपसे, छोड़ें इसको। अच्छा जी, अब मोहतरम कहां गया फाइन, कहां गई अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन? जरा सोचे सोचे, कहां गया फाइन, कहां गई अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन? टैक्स वाले ना फाइन माइनस करने देते हैं, टैक्स वाले ना अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं, तो फिर क्या करें बोलें? अच्छा, ये जो जब प्रॉफिट से चलते हैं ना, जब प्रॉफिट से चलते हैं तो बताइए क्या करते थे? आप निकालें पेज नंबर किताब का, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करें, आप भी किसी के साथ बैठे हैं। अच्छा, पेज 195। जब प्रॉफिट से चलते हैं ना तो फिर तो इतना लंबा काम होता है। क्या? कुछ चीजों को उल्टाते हैं रिवर्स, और कुछ को रिवर्स को सर्कल लगाएं पे, सफे के टॉप पे रिवर्स लिखा हुआ है। पहले उल्टाना पड़ता है और फिर ये तो स्यापा प्रोग्राम है, ये तो स्यापा प्रोग्राम है। मुझे लगता है सफे पे मैंने कहीं ये लाइन लिखी होगी शायद कि प्रॉफिट से चलें तो ऐसा करें, नहीं लिखी भी तो सफे के टॉप पे लिखें, पेज 195 के टॉप पे, प्रॉफिट से चलेंगे तो ये नीचे वाले रूल्स लगेंगे। कुछ चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी। एज्यूम कि आप सफे के ऊपर लिख रहे हैं अच्छा, प्रॉफिट से चलेंगे तो नीचे वाले रूल लगेंगे, प्रॉफिट से चलेंगे तो नीचे वाले रूल लगेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई वैशी कहता है कि मैंने सेल से चलना है, कोई कहता है कि मैंने चलना ही सेल से है, तो फिर नीचे वाले रूल लगेंगे या नई बातें हैं? कोई नई बात जाते जाते बता दें जो आपने यहां से लेके अगली क्लास शुरू होने तक इस नगमे को दोहराते रहना है। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, इसको दोहराते रहना है आपने आज। चलें जी, बोलें क्या करेंगे? ठीक है, चलें, रिकॉर्डिंग बंद ना करो, आप लोग जाएं, क्लास खत्म। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, आते जाओ, बोलते जाओ रिकॉर्डिंग में और जाते रहो, बोलते जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी उठो, सारे ऊंची ऊंची बोलो। क्वेश्चन 9 होमवर्क में है, पेज नंबर कौन से? 202। चलें, जाएं जाएं, दोनों तरीके से करना है। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, बोलते हुए जाओ सामने कैमरे के, ऐसे मुंह खोल के। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस, यार कोई बोल ही नहीं रहा, बोल। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, सेल से चलेंगे, मास्क पहन लिया उसने, बोल के जा कैमरे में। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, बोलो बोलो कैमरे में। सेल से, यार कोई 2-3 बोल दे, हाथ दो की बात ही मान। सेल से चलेंगे तो मुंह सामने करके कैमरे के, बिल्कुल कैमरे के मुंह सामने करके। सेल से चलेंगे, भाई आप भी नहीं, अच्छा चलो आप कर दो यार। सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस, भाई आप दोनों प्लीज कह दो, आप तो मुझे पता कह दोगे। चलो 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 उठो। सेल से चलेंगे तो अलाउड, तू खड़े हो जा, तू क्यों नहीं कह के गया? क्या सामने, मुंह बिल्कुल मुंह सामने करके, नाक कैमरे के साथ जोड़ के, चल उधर उधर उधर, मास्क पहन लो, जाए जाए आप लोग जाएं, इसे करने दें। जैसे ये बोले उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दें, उधर बोलो, ओवर करो।